वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं फिर से आ गया हूँ एक नई मूवी की एक्सप्लेनेशन के साथ, जो कि हाल ही में रिलीज़ हुई एक सुपरनैचुरल हॉरर मूवी है जिसका नाम है गोस्ट प्रोजेक्ट। ये मूवी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर दिखाया गया है कि कैसे टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके सुपरनैचुरल चीज़ों को देखी जा सकती है, लेकिन ये बहुत ही जल्दी एक भयानक रूप ले लेती है। आपको देखने में काफ़ी मज़ा आएगा। तो चलिए अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं गोस्ट प्रोजेक्ट मूवी की एक्सप्लेनेशन। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं माइक नाम के एक रिसर्चर को, जो कि एक डिवाइस को लेकर एक फैक्ट्री के अंदर स्पिरिट को डिटेक्ट करने की कोशिश कर रहा होता है। इस काम में उसके दो दोस्त भी मदद कर रहे होते हैं, लेकिन तभी चीज़ें बिगड़ने लगती है। अचानक से ही उन्हें वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी की एहसास होने लगती है, जिसके बाद माइक के ऊपर पीछे से हमला हो जाता है और उसमें ही एक आँख उसकी डैमेज हो जाती है। साथ में उसके दो दोस्तों पर भी अटैक हो जाता है और उन्हें घसीटते हुए वहाँ से ले जाते हैं वो स्पिरिट्स। इसके साथ ये सीन ही कट हो जाता है। अब यहाँ से सीन ब्रायन नाम के एक कॉलेज स्टूडेंट पर शिफ्ट होता है, जो कि VR ग्लासेस बना रहा होता है, जो कि वर्चुअल रियलिटी ग्लासेस है, जिससे कि वो वर्चुअल ऑब्जेक्ट्स को रियलिटी के फीलिंग से साथ देख सकता है। तभी ब्रायन अपने सामने एक लड़की को VR के थ्रू देख रहा होता है और उससे बातें भी कर रहा होता है, जिसके कुछ ही देर बाद वे वो VR ग्लासेस काम करना बंद कर देते हैं। उसके बाद वो कॉलेज जाता है, जहाँ पर वो उन ग्लासेस को ठीक कर रहा होता है। तभी वहाँ पर ब्रायन के दोस्त सीसोप और एलिस आते हैं और वो उसे शाम में हैंग आउट करने के लिए इनवाइट करते हैं, लेकिन ब्रायन मना कर देता है, ये कहकर कि उसे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम है। इसके आगे हम उसको उसके इंस्टीट्यूट के बेसमेंट पर देखते हैं, जहाँ पर वो अपने VR ग्लासेस पहनता है और उसके सामने फिर से उसी लड़की का VR मॉडल दिखाई देता है, जिसको वो धीरे धीरे फॉलो कर रहा होता है। और कुछ ही देर के बाद वो उदास होकर बैठ जाता है। इसके बाद ब्रायन इंस्टीट्यूट के बेसमेंट के अंदर जाता है और उसे वहाँ पर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड मीटर डिवाइस मिलता है, जो कि वही सेम डिवाइस था जो कि हमने मूवी के शुरुआत में माइक को इस्तेमाल करके देखा था, जिसकी मदद से वो स्पिरिट को ढूंढ रहा था। अभी ब्रायन बिना कुछ सोचे समझे उस डिवाइस को ऑन कर देता है। इसके आगे ही पल बेसमेंट के अंदर सब कुछ अपने आप हिलने लगता है, यहाँ तक कि डिवाइस के स्क्रीन पर भी एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी का सिग्नल दिखाई दे रहा होता है, जो कि ब्रायन के आसपास ही थी, जो कि पूरी तरह से एक सुपरनैचुरल पावर थी। लेकिन इससे पहले कि ब्रायन कुछ कर पाता, सभी चीज़ें फिर से नॉर्मल हो जाती है। उसके नेक्स्ट सीन में हम सीसॉप और एलिस को बातें करते हुए देख पाते हैं, जहाँ पर सीसॉप एलिस को ब्रायन की गर्लफ्रेंड एलन के बारे में बताता है, जिसकी मौत पिछले साल ही हो गई थी। तब हुआ ऐसा था कि ब्रायन और एलन कार से रात में जा रहे थे और रोड पर बहुत ज़्यादा बर्फ जमी हुई थी और कुछ ही देर में कार असंतुलित हो जाती है और खाई में गिर जाती है, जिससे कि एलन की वहाँ पर ही मौत हो जाती है। लेकिन ब्रायन उसमें बच जाता है एंड ऑब्वियसली वही चीज़ के लिए खुद को ही जिम्मेदार मान रहा होता है, क्योंकि उसने ही एलन को उस रात अपने साथ चलने के लिए बार बार बोला था। तभी वहाँ पर ब्रायन भी आ जाता है और वो अपने साथ वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड डिवाइस भी लेकर आता है, जो कि उसने बेसमेंट में इस्तेमाल किया था। अब ये बात जब एलिस को पता चली तो वो उस डिवाइस को वापस इंस्टीट्यूट में रख कर आने के लिए कहती है, क्योंकि ये चोरी करने जैसा था। लेकिन ब्रायन तब ये कहता है कि वो डिवाइस काफ़ी समय से वहाँ पड़ा हुआ था और कोई भी इसको इस्तेमाल नहीं करता था। ब्रायन यहाँ पर इन दोनों को एक न्यूज़ भी दिखाता है, जो कि एक फैक्ट्री की थी, जिसके अंदर उनके ही इंस्टीट्यूट के 2 प्रोफेसर की बॉडीज़ मिली थी। दूसरी तरफ हम उसी बेसमेंट को देखते हैं, जहाँ पर एक केयर टेकर कुछ काम कर रहा था कि तभी उस बेसमेंट से कुछ आवाज़ें आने लगती है और अगले ही पल सुपरनैचुरल पावर उसे बेसमेंट के अंदर खींच के ले जाती है। अगली सुबह ब्रायन उस डिवाइस को लेकर उसी खाई के पास जाता है जहाँ पर उसकी गर्लफ्रेंड की मौत हुई थी और वहाँ जाकर उसको इस्तेमाल करने लगता है ताकि उसे एलन की स्पिरिट मिल जाए। लेकिन डिवाइस इस पर कोई भी सुपरनैचुरल पावर को डिटेक्ट नहीं कर पाता। अब वो एलिस के पास जाता है, जहाँ पर वो कुछ अजीब दिखाती है। एलिस अपने घर के अंदर एक बुक को शेल्फ पर रखती है और कुछ ही देर के बाद वो बुक वापस शेल्फ से नीचे गिर जाती है। अगर आप यहाँ तक हमारे साथ बने हुए हैं और मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आ रही हो तो एक लाइक तो बनता ही है। नेक्स्ट सीन में जब तीनों साथ होते हैं तब एलिस बताती है कि वो रेंट पर उस घर में रहती है और जब से वो उस घर में आई है तभी से वही चीज़ नोटिस कर रही है। ब्रायन पूरी बात को समझने के बाद इसको एक अपॉर्चुनिटी समझता है और एलिस से ये कहता है कि वो लोग उस घर के अंदर ही उस डिवाइस को ट्राई करके देख सकते हैं, जिससे उनको पता चल जाएगा कि वहाँ पर असल में कोई स्पिरिट है या नहीं। अब तीनों रात में एलिस के रूम में जाते हैं और फिर ब्रायन एलिस को अपने VR ग्लासेस पहनाकर उस डिवाइस से कनेक्ट करके बुक शेल्फ के पास जाने के लिए कहता है, जिसके बाद एलिस बुक शेल्फ के पास जाती है और वापस उस किताब को उसी शेल्फ पर रखती है। तभी सीसो अपनी डिवाइस को ऑन कर देता है, लेकिन चीज़ें इन लोगों के हिसाब से नहीं होती।
डिवाइस को ऑन करते ही सीसॉप और ब्रायन का एलिस से कॉन्टैक्ट ही टूट जाता है और डिवाइस में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सिग्नल्स आने लगते हैं। चारों तरफ की चीज़ें गिरने पड़ने लगती हैं और ब्रायन फिर भागकर एलिस के पास जाता है। अपने सामने शेल्फ की कई सारी किताबें हवा में ही तैरती हुई दिखाई देती है, लेकिन पिछली बार की तरह ये सभी चीज़ें फिर से नॉर्मल हो जाती है और सबको लगता है कि वो अब सेफ है। और जैसे ही ब्रायन हॉल से बाहर जाने की कोशिश करता है, एक स्पिरिट उसे हवा में उठाकर बुक शेल्फ पर ही फेंक देती है, जिससे कि उसके हाथ में चोट लग जाती है। फिर उनको वहाँ के केयर टेकर के बारे में पता चलता है, जिसकी बहुत ही अजीब हालातों में मौत हुई थी और उसके शरीर की हालत काफ़ी ख़राब थी, जैसे कि इन प्रोफेसर्स के साथ हुआ था। तीनों मिलकर माइक टर्नर से मिलने जाते हैं, जिसके बारे में ब्रायन को उस फाइल से पता चला था जो कि बेसमेंट में उस डिवाइस के साथ रखी हुई थी। ये सोचकर कि माइक को इस डिवाइस के बारे में ज़रूर कुछ ना कुछ पता होगा। माइक बताता है कि ये डिवाइस उनके प्रोजेक्ट का हिस्सा था जिस पर वो कोल्ड वॉर के समय से काम कर रहे थे। इस चीज़ के लिए गवर्नमेंट भी उनको फंड कर रही थी। माइक आगे बताता है कि इसी एक्सपेरिमेंट में स्पिरिट्स की प्रेजेंस को पता करने के लिए इस डिवाइस को बनाया गया था, लेकिन आगे चलकर ये काफ़ी खतरनाक साबित होता है। उसके 2 दोस्तों की जान ले लेती है और ये वही 2 प्रोफेसर्स थे जिनकी बॉडी फैक्ट्री के अंदर मिली थी, यानी कि माइक बच गया था। तभी सीसॉप ये कहता है कि वो मैग्नेटिक सिग्नल्स की इंटेंसिटी को कम कर सकता है, जिससे कि उनके ऊपर इतना खतरा भी नहीं होगा और वो स्पिरिट्स को भी देख पाएंगे। जिस पर माइक उनको कहता है कि अगर ऐसा हो सकता है तो ये बहुत ही अच्छी बात होगी। अब यहाँ से सीन सीधा एलिस के घर पर शिफ्ट होता है, जहाँ पर ये लोग वापस उसी एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने वाले थे। तभी वहाँ पर घर की ओनर कीरा भी आ जाती है, क्योंकि यहाँ पर पहले से ही सबको अंदाज़ा था कि ये स्पिरिट्स कीरा की मॉम की ही है, तो इसीलिए कीरा का यहाँ रहना सही होगा। अब इस पर ब्रायन उन ग्लासेस को पहनकर शेल्फ के पास जाता है और डिवाइस को भी ऑन कर देता है। वो वीआर हेडसेट्स की मदद से स्पिरिट्स को देखना चाहता था, उस डिवाइस के साथ इंटीग्रेशन करना चाहता था। इसके बाद ब्रायन उस किताब को वापस शेल्फ के ऊपर रख देता है, लेकिन अगले ही पल एक स्पिरिट जिसे ब्रायन देख पा रहा होता है, वो उस किताब को वहाँ से उठाकर ब्रायन के पास ले जाने लगती है। अब कीरा, जो कि ऊपर बैठकर ये सब देख रही होती है, वो पहचान जाती है कि वो उसकी माँ है, इसलिए वो वहाँ से भागकर हॉल में आती है और अपनी मॉम की प्रेजेंस को महसूस करने लगती है। तभी उसकी माँ उसे वो किताब दे देती है और अगले ही पल वो वहाँ से चली जाती है और ये चीज़ें सभी के लिए काफ़ी इमोशनल हो जाता है। ब्रायन और सीसॉप को इस बात की खुशी भी हो रही होती है कि वो फाइनली इस डिवाइस की मदद से स्पिरिट्स को देख पा रहे थे। सीसॉप इस चीज़ के लिए सबसे ज़्यादा एक्साइटेड था कि वो लोग एक ऐसा ऐप बनाएंगे जिसमें यही टेक्नोलॉजी होगी और उससे लोग अपने फ़ोन से स्पिरिट्स को देख पाएंगे और इससे वो बहुत ज़्यादा पैसा कमा पाएंगे। यहाँ तक कि सीसॉप ने ऐसा ऐप बना भी लिया था और बस उसे अब कहीं पर जाकर टेस्ट करने की देरी थी। एंड गेस व्हाट, इसके लिए सीसॉप ने उसी फैक्ट्री को चुना था जहाँ पर माइक के दोस्तों की बॉडी मिली थी। अब फैक्ट्री की भी एक बैक स्टोरी थी। ये एक आम फैक्ट्री थी जिसके खिलाफ प्रोटेस्ट शुरू हो गए थे और प्रोटेस्टर्स अपने फैमिली के साथ बेसमेंट पे जाकर बैठ गए थे ताकि काम शुरू ना हो पाए, जिस वजह से फैक्ट्री के ओनर ने प्रोटेस्टर्स को डराने के लिए बेसमेंट में आग लगा दी थी ताकि वो लोग वहाँ से भाग जाए। लेकिन किसी वजह से वो लोग वहाँ पर फंस गए थे और उनकी फैक्ट्री के अंदर ही मौत हो गई। अब सीसॉप और ब्रायन दोनों फैक्ट्री के अंदर जाते हैं और सीसॉप अपने सॉफ्टवेयर को फैक्ट्री के अंदर ट्रांसमिटिंग टावर से जोड़ने की गलती कर देता है क्योंकि वो उनकी रेंज को बढ़ाना चाहता था। रेंज बढ़ने के कारण जहाँ पर एलिस उस वक्त मौजूद थी वहाँ पर एक स्पिरिट आ जाती है और वो ड्रिलिंग मशीन लेकर एलिस को इंजर्ड कर देता है, जिसको एलिस सीसॉप के ऐप में साफ साफ देख पा रही थी। यहाँ तक कि सीसॉप का ऐप अपने आप स्पिरिट की प्रेजेंस में काम करने लग रहा था। अब यहाँ से एलिस किसी तरह अपनी जान बचाकर माइक के पास जाती है और उस वक्त माइक घर पर नहीं होता। तभी एलिस माइक के कुछ पुराने फोटोज और न्यूज़पेपर कटिंग्स को देखती है, जिससे कि उसको पता चलता है कि माइक की भी फैमिली उसी फैक्ट्री में प्रोटेस्ट करते समय मारी गई थी और माइक को पहले से ही पता था कि ये डिवाइस कितना खतरनाक है। असल में माइक मूवी की शुरुआत में उस डिवाइस के ज़रिए अपनी फैमिली के स्पिरिट्स को देखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके डरावने आउटकम से फिर माइक को हिम्मत नहीं हुई कि वो आगे इस चीज़ को प्रोसीड करे। उसे ये लग रहा था कि वहाँ पर उन स्पिरिट्स के साथ कुछ डीमंस भी आ सकते थे, इसीलिए उसने अपने डिवाइस को फाइल्स के साथ ही छोड़ दिया था ताकि फ्यूचर में किसी के पास ये डिवाइस जाए और वो क्यूरियोसिटी के चलते इसको इस्तेमाल करे। साथ ही साथ वो फाइल के ज़रिए उसके पास पहुंच जाए और उसे ये भी पता था कि जो टेक्नोलॉजी इंथुजियास्ट होगा वो पक्का इसके सिग्नल को बढ़ाएगा, इसकी एनर्जी को बढ़ाएगा, जिसके चलते वो शायद अपनी फैमिली को फिर से देख पाए।
एलिस उसको उसकी फैमिली के बारे में कहकर इमोशनल करती है, जिसके बाद माइक को अपनी गलती का एहसास होता है और दोनों फिर फैक्ट्री पहुंच जाते हैं। माइक सबसे पहले एलिस को टावर की वायर्स तोड़ने के लिए कहता है ताकि इसकी इंटेंसिटी कम हो जाए और माइक खुद फैक्ट्री के अंदर दोनों को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। अब दूसरी तरफ ब्रायन और सीसॉफ ने टेस्ट शुरू कर दिया था। माइक के ऊपर भी फैक्ट्री के अंदर स्पिरिट्स हमला कर रहे थे और उसको घसीट कर कहीं ले जा रहे थे। अब तब तक सीसॉफ के ऊपर भी स्पिरिट्स का हमला होता है और उसकी मौत हो जाती है। तभी हम एलिस को देखते हैं जो टावर से आखिरी वायर को निकालते हुए गलती से टावर से फिसल जाती है और उसकी भी दर्दनाक मौत होती है। अंत में सिर्फ ब्रायन ही जिंदा बचा हुआ था, जिसको एलिस की स्पिरिट अपने सामने दिख रही थी, जिसको देखकर वो रोने लगता है क्योंकि ब्रायन एलिस से प्यार करता था। पर अगले ही पल वो भी मारा जाता है और फिर हम सबकी बॉडी को देख पाते हैं, इंक्लूडिंग माइक। अब एंडिंग में हम एक लेडी को देखते हैं जिसकी फ़ोन पर ईमेल के ज़रिए सीसॉफ के उसी ऐप को डाउनलोड करने का मेल आता है जिसे सीसॉफ ने स्पिरिट्स को देखने के लिए बनाया था। और ये सेम ईमेल उस लेडी के सभी दोस्तों को भी आया था और क्यूरियोसिटी के चक्कर में उसने उसको डाउनलोड भी कर लिया था। फिर वो लेडी जब अपनी फ़ोटो ले रही थी तभी उसे अपने रूम में अजीब सी आवाज़ सुनाई देती है। अचानक सीसॉफ ऐप खुद से ओपन हो जाता है और उस लेडी को अपने सामने एक बहुत ही भयानक स्पिरिट ऐप में दिखाई देता है, जो कि अगले ही पल उसके ऊपर हमला कर देती है और इसी के साथ मूवी का एंड होता है। अगर आपको हमारी मूवी की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगे तो कमेंट करके बताना मत भूलना।